सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, शिक्षण विधियों के स्पेशल प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं। रीट प्री एग्ज़ाम के लिए, रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए और साथ ही अन्य जो भी शिक्षक भर्तियां होती है सभी में इस वीडियो से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक अथवा स्वास्थ्य। तो ब्लूम ने जो 3H दिया है उस 3H में इनमें से क्या नहीं आता है। देखो, 3H का मतलब यहाँ एक H का मतलब तो हेड से लिया जाता है, एक H का मतलब हैंड से लिया जाता है और एक H का मतलब यहाँ पर हार्ट से लिया जाता है। ठीक है, हेड मतलब तो ज्ञानात्मक, हेड मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क का संबंध किससे है? ज्ञान से। हैंड से हम अपने हाथों से कार्य करते हैं तो क्रियात्मक। फिर हार्ट मतलब भाव। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें हैं, बल्कि ये स्वास्थ्य वाला हेल्थ जो है ये 3H में नहीं आता है। तो प्रश्न संख्या 1 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करता है। क्यों करता है? पाठ को समझाने के लिए, पाठ को व्यवस्थित करने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या बालक में कौशलों के विकास के लिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पर हमको चारों ही ऑप्शन जो है सही लग रहे हैं। चारों ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं यार ये तो चारों ही सही है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा जो दैनिक पाठ योजना होती है साथियों, इसका निर्माण किया जाता है। अगर सबसे प्रमुख उद्देश्य देखें तो वो है निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कि उस पाठ के जो उद्देश्य है, जो निर्धारित उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अध्यापक के द्वारा दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आपके तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री कौन सी है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नेटिक बोर्ड या एपिडाइस्कोप। तो इनमें से जो प्रक्षेपी सामग्री है वो कौन से विकल्प में दे रखी है? साथियों, प्रश्न संख्या 3 का आंसर देखें उससे पहले आप सभी को बता दूं कि यदि आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी विद PL लोधा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप सर्च करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट दे रखा है, उससे भी आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उससे भी आप ऐप को डाउनलोड करके और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और रीट प्री एग्जाम 2024 के लिए। देखो, तीसरे प्रश्न का आंसर देखिए, तो इनमें से प्रक्षेपी सामग्री टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या मैग्नेटिक बोर्ड नहीं है, बल्कि एपिडाइस्कोप जो है ये एक प्रक्षेपी सामग्री है। प्रश्न संख्या 3 का चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, प्रस्तावना के प्रथम 4 प्रश्न आधारित होते हैं प्रत्यय स्मरण पर, प्रत्याभिज्ञान पर, अभिवृत्ति पर और अनुप्रयोग पर। तो जो पाठ योजना बनाई जाती है, इस पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रस्तावना प्रश्नों की जो संख्या है लगभग 5 होती है। इसके जो शुरुआती 4 प्रश्न होते हैं साथियों, ये किस पर आधारित होते हैं? आधारित होते हैं प्रत्यय स्मरण पर आधारित होते हैं, मतलब हमारी जो मेमोरी है उस पर आधारित। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है, लिकर्ट की संचय मापने का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? संज्ञान मापन हेतु, अभिवृत्ति मापन हेतु, नैतिकता मापन हेतु या कौशल मापन हेतु। इस प्रश्न को अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है साथियों, लिकर्ट की संचय मापने के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है अगर हम बात करें लिकर्ट की संचय मापने के बारे में, कि लिकर्ट की संचय मापने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो व्यक्ति के अभिवृत्ति का मापन करने के लिए, व्यक्ति के अभिवृत्ति का मापन करने के लिए लिकर्ट की संचय मापने का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 में आपके सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। चलिए, छठे प्रश्न में क्या पूछा है देख लेते हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन
या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहाँ से हटा दीजिए। देखो CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस CCE के ये जो दो प्रकार है कौन कौन से, योगात्मक या संकल्पनात्मक और एक रचनात्मक। इसके अलावा ये जो व्यापक मूल्यांकन यहाँ दे रखा है ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। कितने प्रकार होते हैं, दो, एक तो रचनात्मक मूल्यांकन और एक योगात्मक मूल्यांकन। तो तीसरे विकल्प को यहाँ से आप मतलब गलत कर सकते हो, ये कोई प्रकार नहीं है। छठे प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, व्यक्ति की वह अनुक्रियाएं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसने अब तक क्या सीखा कहलाता है लक्षण, योग्यताएं, अभियोग्यताएं या निष्पत्ति। तो देखो क्या ज्ञात हो रहा है, व्यक्ति जो अनुक्रिया कर रहा है जिससे क्या ज्ञात हो रहा है कि उसने अब तक क्या सीखा है। तो जो सीखा है उसको हम लक्षण थोड़ी कहेंगे साथियों, इसको योग्यता या अभियोग्यता के नाम से भी नहीं जाना जाता है, बल्कि ये उसकी निष्पत्ति या उपलब्धि कहलाती। क्या कहलाती है, निष्पत्ति या उपलब्धि। प्रश्न संख्या 7 का आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है आपके, एक प्रश्न पत्र केवल एक ही पाठ से बनाया गया है तो उसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति है, व्यवहारिकता, व्यापकता, मानकता या विभेदकता। देखो एक प्रश्न पत्र, जैसे मान लो कोई पेपर है, अब किसी किताब में से पेपर बनाना है, उस किताब में टोटल 10 पार्ट है, लेकिन 10 पार्ट में से 9 पार्ट में से तो एक भी प्रश्न नहीं लिया और पूरा ही पेपर एक ही पार्ट से बना लिया। मान लो कोई सा भी वो पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उनसे प्रश्न नहीं बनाए गए हैं, बल्कि एक निश्चित जगह से सारे प्रश्न बना दिए। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति रहेगी, व्यापकता की। कौन सी रहेगी साथियों, व्यापकता। प्रश्न संख्या 8 का दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा उपयोगी है, साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो देखो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा अगर हम देखें कौन सी परीक्षा उपयोगी होती है साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा में विश्वसनीयता कम पाई जाती है जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9 में आपके जो तीसरा विकल्प है ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 से, स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं, नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन या इनमें से सभी। तो स्वाध्याय प्रणाली के अंतर्गत नियोजन भी किया जाता है, फिर उसका क्रियान्वयन भी किया जाता है और अंत में उसका मूल्यांकन भी किया जाता है कि हमने क्या सीखा। तो ये सभी जो है सोपान ये स्वाध्याय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अतः प्रश्न संख्या 10 में जो चौथा विकल्प है सभी वाला ये आपका आंसर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 11 में क्या है आपके, भाषा में प्रथम कौशल कौन सा है। प्रथम कौशल पूछा गया है भाषा का, पठन, लेखन, श्रवण और वाचन। तो आप सभी को पता होगा भाषाई कौशलों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पहले आपके सुनना, फिर आपके बोलना, फिर आपके पढ़ना और सबसे अंत में आपके लिखना। तो सुनना मतलब श्रवण दे रखा है यहाँ पर, तो बिल्कुल भाषा में प्रथम कौशल कौन सा रहेगा, श्रवण रहेगा। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 12वें प्रश्न में है, शिक्षण होता है, शिक्षण कैसे होता है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है, कठिन से कठिन की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है या तर्क से मनोविज्ञान की ओर होता है। तो यहाँ पर शिक्षण की बात की जा रही है। शिक्षण जो है ये कठिन से कठिन की ओर नहीं होता है, बल्कि शिक्षण कैसे होता है, सरल से कठिन की ओर, कि पहले बालकों को सरल चीजें बताई जाएगी फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार शिक्षण सरल से कठिन की ओर होता है। प्रश्न संख्या 12 में तीसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है आपके, शिक्षण के श्रव्य साधन कौन सा नहीं है। शिक्षण का श्रव्य साधन कौन सा नहीं है, आकाशवाणी, वाइब्रेरियम, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर। साथियों श्रव्य साधनों का मतलब आप जानते हो जिसमें सिर्फ हमें सुनाई देता है, ठीक है। जिन साधनों में सिर्फ सुनाई देता है दिखाई नहीं देता है उनको हम श्रव्य साधन कहते हैं।
तो आपके आकाशवाणी भी एक श्रव्य साधन है, ग्रामोफोन भी एक श्रव्य साधन है और टेप रिकॉर्डर भी एक श्रव्य साधन है। लेकिन वाइवेरियम श्रव्य नहीं है, बल्कि ये तो कैसा साधन आ जाता है, दृश्य साधनों में आ जाता है। 13वें प्रश्न का आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है आपसे, इनमें से असत्य कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को समझना मित्रों। इनमें से आपसे असत्य कथन पूछा गया है। यूं मान लीजिए 4 प्रश्नों से एक प्रश्न बनाया गया है। अध्यापक का अभिन्न मित्र है श्यामपट्ट, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट जो है अध्यापक का अभिन्न मित्र है, ठीक है। दूसरा है, लिखित परीक्षा के प्रश्न होते निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ, लेखन कला का अत्यधिक महत्व नाट्य स्थल पर है और परंपरागत सहायक उपकरण पाठ्य पुस्तक है। तो देखो इनमें से असत्य कथन देखना है। यहाँ मैं वापस बोल रहा हूँ कि यहाँ अध्यापक के आगे एक शब्द और आना चाहिए था, श्यामपट्ट, जो छूट गया है, लेकिन मैंने आपको बताया है। तो मित्रों श्यामपट्ट जो है अध्यापक का अभिन्न मित्र बिल्कुल होता है। और लिखित परीक्षा के जो प्रश्न है यह निबंधात्मक भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। लेखन कला का अत्यधिक महत्व नाट्य स्थल, जी नहीं, लेखन कला का अत्यधिक महत्व नाटक स्थल या नाट्य स्थल पर नहीं होता है, वहाँ तो अभिनय कला का अत्यधिक महत्व होता है। बल्कि लेखन कला का अत्यधिक महत्व तो कहाँ पर होता है, विद्यालय में, ठीक है। बिल्कुल ये जो है ये एक असत्य कथन है। परंपरागत सहायक उपकरण पाठ्य पुस्तक और श्यामपट्ट दोनों ही परंपरागत सहायक उपकरण है। तो आपके तीसरा विकल्प गलत है, इस वजह से 14वें पृष्ठ में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। वापिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर भी 4 प्रश्नों से एक प्रश्न को बनाया गया है। इनमें से असत्य कथन का चयन आपको वापिस करना है। देखो पहला विकल्प है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्य का अंतर होता है। योजना विधि का एक सिद्धांत क्रियाशीलता का भी है। व्याख्यान शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है और वाइवेरियम प्रक्षेपी साधन है। तो मित्रों असत्य कथन कौन सा है? बिल्कुल देखो यहाँ पर जो उपलब्धि परीक्षण है और नैदानिक परीक्षण है, इन दोनों में मूलतः किसका अंतर होता है? उद्देश्यों का, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य अलग है और नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य अलग है। उपलब्धि परीक्षण में तो ये देखा जाता है कि छात्र ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है या अर्जन किया है, और नैदानिक परीक्षण में उसकी कमियां देखी जाती है। योजना विधि का एक सिद्धांत बिल्कुल क्रियाशीलता मतलब करके सीखने का सिद्धांत है। व्याख्यान विधि जो है ये एक शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है, ये भी सही है। वाइवेरियम कोई प्रक्षेपी साधन नहीं है, बल्कि एक दृश्य साधन है। आपने देखा होगा कई सारी दुकानों में, घरों में, कि एक छोटा सा जार होता है कांच का, जिसमें कुछ डिजाइनें होती है अंदर और उसमें मछलियां तैरती रहती है, ठीक है, वो होता है वाइवेरियम। कोई प्रक्षेपी साधन नहीं है साथियों। ये प्रश्न संख्या 15 का चौथा विकल्प जो है असत्य कथन है, इस वजह से यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान के परीक्षण हेतु आवश्यक है वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, मूल्यांकन और प्रतियोगिता। तो छात्र जो ज्ञान का अर्जन करता है उसका आपको परीक्षण करना है। इसके लिए क्या आवश्यक माना जाता है साथियों? मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है। उससे ही तो पता चलता है कि छात्र ने जो ज्ञान अर्जन किया है वो कितना अर्जन किया है, कितना नहीं किया है, इत्यादि। तो तीसरा विकल्प 16वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 की। साथियों प्रश्न संख्या 17 है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, अप्रक्षेपित है या प्रत्यक्ष अनुभव है या अप्रत्यक्ष अनुभव है या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं तो आपका आंसर होगा नहीं। देखो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री किसको माना जाता है? प्रत्यक्ष अनुभव को साथियों। किसको माना जाता है? प्रत्यक्ष अनुभव। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है, जिसमें बालक बिल्कुल उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करे। जैसे हमने किसी किले के बारे में बच्चों को पढ़ाया और वो किला यदि आपके आसपास ही है, तो आप यदि वहां पर भ्रमण करने ले जाओगे, बालक उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, तो वो सबसे प्रभावशाली माना जाएगा। मित्रों प्रश्न संख्या 17 में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। देखिएगा 18वें प्रश्न को, प्रयोजना विधि कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं प्रयोजना विधि में? 4, 3, 8 और 6। तो देखो प्रयोजना विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट मेथड। साथियों प्रयोजना विधि के सोपानों की संख्या पूछी गई है। इसके 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 6। और अगर हम बात करें तो इसका जो अंतिम सोपान है वो क्या है? लेखा जोखा करना।
इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। अंतिम सोपान को, परियोजना विधि का अंतिम सोपान क्या है? तो लेखा जोखा करना या आलेखन करना इसका अंतिम सोपान है। लेकिन यहाँ तो मुख्य यहाँ पर सोपान ही पूछे गए हैं। और इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प सही रहेगा। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। त्रुटियों का पता लगाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक या अवबोधात्मक? मित्रों यहाँ पर वीडियो लगभग खत्म होने वाला है, प्रश्न पूरे होने वाले हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। देखो, त्रुटियों का पता लगाना जो है ये ज्ञानोपयोग, ज्ञानात्मक के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 19 में आपके चौथा विकल्प जो है आपका आंसर होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद एक और प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ 21 है। परियोजना विधि की विशेषता नहीं है मनोवैज्ञानिक, करके सीखने पर आधारित, समस्या का व्यवहारिक हल और कम खर्चीली। तो परियोजना विधि के अभी हमने एक प्रश्न में देखे थे कि कितने सोपान है? 6 है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, परियोजना विधि छात्र केंद्रित विधि है एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक इसमें करके सीखते हैं, समस्या का व्यवहारिक हल इसमें निकाला जाता है। लेकिन साथियों ये कम खर्चीली नहीं बल्कि ये अधिक खर्चीली विधि है। तो प्रश्न संख्या 20 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेंगे। इनमें से सत्य कथन है, सत्य कथन देखना है। उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। पुनर्बलन उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है। पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। तो इनमें से जो आपको सत्य कथन लगे उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 21 में करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये प्रश्न है, गलत इसका आंसर नहीं करना है आपको। तो देखो, सत्य कथन देखना है 21 में। उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या? छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करना है? जी नहीं, बल्कि उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य तो क्या है? छात्रों में जो कमियां हैं उनको दूर करना। तो ये क्या हो गया? आपके गलत हो गया साथियों। और आपको क्या देखना है? सही सत्य कथन देखना है ना आपको। तो दूसरा कह रहा है पुनर्बलन उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है। जी नहीं, पुनर्बलन नहीं है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, बल्कि उत्प्रेरणात्मक उपक्रम तो क्या है? प्रस्तावना है। क्या है मित्रों? प्रस्तावना। तो ये भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। प्रस्तुतिकरण में थोड़ी मूल्यांकन पर बल देते हैं, बल्कि प्रस्तुतिकरण में तो किस पर बल देते हैं? शिक्षक और जो छात्र होते हैं, शिक्षक छात्र अंतः क्रिया पर बल दिया जाता है प्रस्तुतिकरण में। तो ये भी गलत हो गया। वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक विश्वसनीय मानी जाती है? बिल्कुल मानी जाती है साथियों। तो ओनली जो आपके फोर्थ विकल्प है, चौथा जो विकल्प है, यही सत्य कथन है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही असत्य कथन है। तो आपके प्रश्न संख्या 21 में इस प्रकार से चौथा विकल्प सही रहेगा। कंप्लीट होता है शिक्षण विधियों का ये पेपर। कैसा लगा मित्रों? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।